दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार 5 दिनों से सेम सेक्स के फैसले पर सुनवाई चल रही है। सेम सेक्स के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई को जारी रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि इंडिया में समलैंगिकता के मामले पहले से ही मीडिएशन स्टेट में पहुंच गए हैं। यहाँ पर सेम सेक्स कपल को अपराध की कैटेगरी से बाहर रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सेम सेक्स कपल को अब सिर्फ फिजिकली रिलेशन के तौर पर नहीं देख सकते, बल्कि उससे आगे बढ़कर एक भावनात्मक मिलन की तरह देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदमी और औरत की तरह ही सेम सेक्स कपल को भी समान अधिकार क्यों नहीं दिए जा सकते। आइए जानते हैं कि इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट की अभी तक क्या अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट ने यूके की सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले का उदाहरण दिया और इसके साथ स्पेशल मैरिज एक्ट की व्याख्या भी की, ताकि सेम सेक्स कपल को दूसरे कपल की तरह अधिकार दिए जा सके। कोर्ट ने कहा कि LGBTQIA+ समुदाय के सदस्य पहले से ही स्थिर संबंधों में रह रहे हैं। याचिकाकर्ता के वकीलों ने गिधान वर्सेस गोडिन मेंडोजा के मामले में लंदन की कोर्ट के 2004 के फैसले का हवाला दिया। इस फैसले में कहा गया था कि कोई भी स्टेट अपोजिट सेक्स और सेम सेक्स के बीच भेदभाव नहीं कर सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या मैरिज के बाद पति पत्नी का 2 अलग जेंडर में होना जरूरी है। उधर याचिकाकर्ता के वकीलों ने कहा कि जब संसद ने स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया था तो सेम सेक्स कपल को दिमाग में नहीं रखा था। उस वक्त इस पर विचार भी नहीं किया गया होगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि जो फ्रेमवर्क बना वो बहुत ज्यादा वाइड है और फ्यूचर में होने वाले विकास को भी अपने अंदर समेटे हुए है। हमें शादी के भाव को नए सिरे से डिफाइन करने की जरूरत है। क्या मैरिज के लिए पति पत्नी का अपोजिट सेक्स होना जरूरी है। सुनवाई के दौरान एक लेस्बियन कपल की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि पंजाब की दलित लड़की और हरियाणा की OBC लड़की है, दोनों छोटा मोटा जॉब करते हैं। सरकार कहती है कि समलैंगिकता शहरी सोच है, लेकिन ये दलील बेमतलब और असंवेदनशील है। शादी सामाजिक और आर्थिक अधिकार के लिए नहीं है, शादी सोशल प्रोटेक्शन का मामला है। मैरिज की मान्यता होगी तो प्रोटेक्शन हासिल होगी, ये उनके परिवार के लोग भी नहीं समझते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब हम होमोसेक्सुअलिटी को क्राइम की कैटेगरी से बाहर करते हैं तो ये होमोसेक्सुअल के बीच स्थायी रिलेशन को मान्यता है। हमने ऐसे लोगों के बीच स्थायी रिलेशन को मान्यता दी थी। हम मैरिज जैसे रिलेशन को नहीं बल्कि मैरिज को ही मान्यता दे दें। इसके लिए हमें शादी के भाव को नए सिरे से परिभाषित करना होगा, क्योंकि अभी तक हम मेल और फीमेल की मैरिज को ही मान्यता देते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि दुनिया बदल रही है। चीन में आबादी की रफ्तार कम हो गई है। लोग ज्यादा बच्चे नहीं पैदा करना चाहते। लोग एजुकेटेड हो रहे हैं। होमोसेक्सुअल पेरेंट्स द्वारा दी जाने वाली परवरिश पर उठने वाले सवालों को लेकर चीफ जस्टिस ने कहा कि अपोजिट कपल के बीच में भी घरेलू हिंसा होती है। जब पिता शराब के नशे में माँ को पीटता है तो बच्चों पर खराब असर पड़ता है। ऐसे में कुछ भी आखिरी नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हो सकता हूँ, उसी कीमत पर ये सब बोल रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम होमोसेक्सुअल को मैरिज का अधिकार दे दें तो 5 नई अड़चन आ सकती हैं। आइए जानते हैं कि वो 5 नई अड़चनें कौन कौन सी होंगी। पहले तो ये कि धर्म आधारित पर्सनल लॉ से जुड़ा मामला हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद के पास कैनवास पर विधायी शक्तियां हैं जो इन याचिकाओं और समवर्ती सूची 5 में शामिल हैं, जो कि स्पेशल रूप से मैरिज और डाइवोर्स को कवर करती हैं। लेकिन सवाल यह है कि कौन से इंटरफेरेंस बाकी हैं जिनमें ये कोर्ट इंटरफेरेंस कर सकती है। स्पेशल मैरिज एक्ट एक धर्मनिरपेक्ष कानून है। दूसरी प्रॉब्लम ये कि वसीयत और उत्तराधिकारी का क्या होगा। पीठ ने याचिकाकर्ताओं से सवाल किया कि जब आप कानून निर्माताओं पर एक सकारात्मक दायित्व डाल देते हैं तो क्या कानून के निर्माण का अनुमान लगाना संभव है। पीठ ने कहा कि मान लीजिए जब 2 हिंदू महिलाओं ने शादी कर ली है या 2 हिंदू पुरुषों ने शादी कर ली है और उनमें से एक की मृत्यु हो गई है, हिंदू उत्तराधिकार इस पर क्या कहता है। जब हिंदू पुरुष की बिना वसीयत मृत्यु हो जाती है तो संपत्ति किसकी होगी। एक महिला को क्या मिलेगा या फिर एक पुरुष को क्या मिलेगा। इसके बीच एक स्पष्ट अंतर है। जब एक महिला की बिना वसीयत मृत्यु हो जाती है तो उत्तराधिकार की एक अलग रेखा होती है। तीसरी अड़चन है कि व्यक्तिगत कानूनों में बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। बेंच ने कहा कि अगर इसे SMA में पढ़ा जाता है तो दूसरे व्यक्तिगत कानूनों में बदलाव करने होंगे और इससे कोई परहेज नहीं है। लेकिन SMA का सेक्शन 21 क्लॉज A ये कहता है कि मैरिज के दूसरे सभी हिस्से पर्सनल लॉ के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं।
चौथी सबसे बड़ी अड़चन होगी कि जो व्यक्ति अपने धर्म को छोड़ना नहीं चाहता उसका क्या होगा। सीजेआई ने कहा कि शादी के परिणाम अलग अलग अधिकारों को नियंत्रित करने वाले 35 कानून हैं। कोर्ट ने कहा कि ये सब एसएम एक्ट तक ही सीमित नहीं किया जा सकता, इसे एसएम एक्ट से आगे जाना होगा। एसएम एक्ट और पर्सनल लॉ के बीच की कड़ी को ना तो नकारा जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। पांचवी अड़चन ये कि क्या याचिकाकर्ता पूरे LGBTQIA+ के लिए बोलने के हकदार हैं। न्यायमूर्ति भट्ट ने एक सवाल और पूछा, क्या याचिकाकर्ता पूरे LGBTQIA+ के समुदाय के लिए बोलने के हकदार हैं? क्या वास्तव में पूरे समुदाय के प्रतिनिधि हैं? अलग अलग विचार हो सकते हैं, अनसुनी आवाजें हो सकती हैं जो अपनी परंपरा को बचाए रखना चाहते हैं। और फिर भी जब हम एसएम एक्ट के तहत सेम कपल मैरिज अधिकारों को धर्म निरपेक्ष या फिर संवैधानिक बताते हैं, हम उन्हें पर्सनल लॉ के तहत उनके अधिकारों से वंचित कर देंगे। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर अभी तक सुनवाई जारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर आखिरी फैसला क्या आता है। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।